नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 9 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। हम यहाँ पे जो भी सोर्स लेते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और वेरियस वेबसाइट से आपके लिए एक ऑथेंटिक पीडीएफ पीपीटी तैयार करते हैं, एक वीडियो तैयार करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की डायरेक्ट फ़ोटो नहीं लगा सकता, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू बनेगा। इसलिए मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लेके आपको प्रोवाइड कराता है यहाँ पर, है ना। तो 9 जून के जो करंट अफेयर्स है उसमें पटना कलाम चित्रकारी जो है द हिंदू में न्यूज़ में थी ये, ठीक है। अब क्यों न्यूज़ में थी, अगेन उसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि पटना कला में एक चित्रकला है। तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है, इतिहास वाला पार्ट है, तो वहाँ से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये जो है GS1 में आप यूज़ कर सकते, ठीक है। और फिल्म्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, राइट। तो सबसे पहले इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में जानते। तो ये पटना कला में, ये पटना के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे विकसित हुई, जो बिहार वाला रीजन है, राइट। और ये कब विकसित हुई, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के टाइम पर विकसित हुई। इसको कंपनी शैली भी कहते हैं। कंपनी शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस समय जो औरंगजेब हैं वो उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे जो चित्रकार लोग थे और जो भी साहित्य वगैरह लिखते थे वो डाइवर्ट हो गए, क्योंकि जो औरंगजेब था वो चित्रकारी इन सबको बैन कर रहा था। तो वहाँ से जो भी चित्रकार थे वो रीजनल किंगडम में चले गए। तो वहाँ से कुछ लोग पटना और बिहार वाले और बंगाल वाले रीजन में भी गए। ऑलरेडी वहाँ पे बक्सर और बिहार के जो बैटल थे वो हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या, बीच का रास्ता चुना, मतलब कि जो पटना वाला रीजन है वहाँ पे रुके। तो जो कंपनी है, ब्रिटिश रूल थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी नज़र में आए तो उनके लिए ये लोग पेंटिंग करना शुरू कर दिए, ठीक है। और ये जो पेंटिंग करते थे उस समय के समाज के बारे में करते थे, ठीक है। कि जो भी समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी चीज़ है, जैसे जो भी समाज में समाज के चित्रण करते थे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कंपनी शैली भी कहते, या इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जानते, पटना कलाम चित्रकला को, राइट। उद्भव के बारे में बता दिया मैंने कि जिस तरीके से रॉयल पैटर्नेज बंद किया औरंगजेब ने, तो ये लोग पलायन करना शुरू हो गए। तो बंगाल गए, राजस्थान भी बहुत से चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी बक्सर और प्लासी जैसे युद्ध हो रहे थे। प्लासी 1757 में हुआ, बक्सर वो 1764 में हुआ, ये बंगाल वाले रीजन में। तो ये लोग बिहार वाले जो पटना रीजन है उसके आसपास के क्षेत्र में जाके बस गए, ठीक है। तो बिहार, पटना के आसपास जो दानापुर आरा वाला रीजन है वहाँ पर जाकर बस गए। और इनको एक नया संरक्षण प्राप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। उनके जो अधिकारी थे और जो स्थानीय अमीर वर्ग थे, जमींदार लोग, तो वो लोग चित्रकला बनवाते थे, अपने चित्र बनवाते थे। तो इसमें ब्रिटिश एलिमेंट भी ऐड हो गए, ठीक है। अपनी जो अधिकारी लोग थे वहाँ के, वो अपनी याद, भारतीय याद को संजोने के लिए चित्र बनवाते थे। तो यहाँ से नई चित्रकला का विकास हुआ, नई शैली का विकास हुआ, क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश एलिमेंट भी ऐड हो गए थे, राइट। तो अब इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं विशेषताओं से पूछती है। जब आर्ट एंड कल्चर में आते तो पटना कलाम चित्रकला की ये विशेषताएं, तो वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखोगे यहाँ पे कि मुगल चित्रकारी और यूरोपीय जो नेचुरलिज्म है ना। नेचुरलिज्म का मतलब कि यहाँ पे जो लोग बिलर फोटो यूज करते थे पीछे, मतलब पोर्ट्रेट सिस्टम होता है ना, वैसा कुछ। छाया छाया मतलब जो परछाई बना देते, है ना। तो जो छाया बनाना, देन उसके बाद पोर्ट्रेट कर देना, यानी कि पीछे का सब कुछ ब्लर कर देना, वो यूरोपीय टेक्सचर है ना। तो ये सब इन चीज़ों को भी ऐड करा उन्होंने, साथ में जो मुगल के ही तो थे यहाँ से, जो पलायन करके आए थे। तो इन दोनों का एक मिक्सचर प्राप्त हुआ, वहीं से एक अनूठा मिश्रण निकला, ठीक है। अब ये लोग जो बनाते थे, इनके थीम होते थे, जब वो मुगल दरबार में होते थे तो ये राजा और युद्धों पे केंद्रित थे, कि राजा के बारे में ही और जो सुल्तान है उनके बारे में लिख रहे हैं। लेकिन जब पटना वाले रीजन में आया, जो पटना कलाम शैली विकसित हुई, तो उस टाइम पे आम आदमी सेंटर में आ गया। लोहार, बढ़ई, है ना, चूड़ी बनाने वाले, मछली बेचने वाली महिलाएं, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें इन्हीं का चित्रण करते थे, इनकी थीम यही थी। और ये जो स्याही बनाते थे, स्याही बनाने की इनकी जो टेक्निक है उसका नाम है कजली स्याही टेक्निक, ठीक है। एक प्रकार की विशेष टेक्निक है जो पटना कलाम चित्रकारी में यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पेंसिल से रेखांकित नहीं करते, बल्कि जो ब्रश होता है ना उसी से पहले चित्र भरते और वहीं पे उकेरते जाते उसको। तो
मतलब ब्रश जो रंग भरते-भरते ही वहाँ पे चित्र बना दिया जाता। तो उस तरीके की टेक्निक यूज़ करते थे, उसका नाम ध्यान रखिए अपन कजली स्याही टेक्निक। पृष्ठभूमि का अभाव, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे बैकग्राउंड, क्योंकि मुगल दरबार में क्योंकि ज़्यादा राजशाही चीज़ होती थी, तो वहाँ पे बैकग्राउंड को काफ़ी विस्तृत बनाते थे, बड़ा बनाते थे, ठीक है? जबकि यहाँ पे समाज के जो लोअर तबके के लोग हैं, जैसे बढ़ई, सुनार, तो मतलब समाज के जो लोअर समाज है, मतलब जो एक्चुअल में आम आदमी की फ़ोटो है, तो उसको बताने के लिए यहाँ पर भव्य और या भव्य बैकग्राउंड, यानी कि जो बड़ा बैकग्राउंड है उसका यूज़ नहीं करते थे, केवल छोटा बैकग्राउंड का यूज़ करते थे, ठीक है? तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि बैकग्राउंड का ज़्यादा यूज़ नहीं करा उन्होंने, बस यहाँ पे क्या कर रहा, आम आदमी पे फ़ोकस कर रहा, राइट? सामग्री की बात कर दी यहाँ पे, वही नेचुरल तरीके से रंग बनाना, है ना? नीला रंग नील से मिल जाएगा, ठीक है? अभ्रक, माइका, हाथीदांत, इन सब का यूज़ करते थे। रंग बनाने के लिए पेड़-पौधों की छाल, पत्तियाँ, मिट्टी, खनिजों का यूज़ करते थे। नीला रंग कहाँ से मिलता? नीला रंग मिलता था यहाँ पे इंडिगो से, जो नील की खेती होती है वहाँ से। लाल रंग इनको मिलता था लाख से, ठीक है? और जो ब्रुश होता था, जो पत्तियों की टहनी, सॉरी, पेड़ की टहनियाँ होती, वहाँ से ये लोग ब्रुश बनाते थे उसका। तो इस तरीके से ये सामग्रियाँ यूज़ करते थे। अब यहाँ पे देखिए जो मेन चित्रकार हैं, अब तक के इसमें पटना कला में, उनका एक का नाम है सेवक राम। तो सेवक राम जो जी हैं जो, वो छठ पूजा और अन्य त्योहारों पे चित्रण करते। तो इनके चित्र काफ़ी प्रसिद्ध हैं इसके लिए। तो नाम ध्यान रखेंगे बस अपना, कि पटना कला में चित्रकारी से कौन-कौन से लोग, कौन-कौन से चित्रकार जुड़े हुए हैं, ठीक है? हुलास लाल, ठीक है? जयराम, शिवदयाल, महादेव लाल, और भी कई हैं, ईश्वर प्रसाद वर्मा। तो ईश्वर प्रसाद वर्मा को पटना कलाम का अंतिम चित्रकार माना जाता, ठीक है? वो बात अलग है कि अब रिवाइव होती जा रही चीज़ें, तो अभी देखेंगे कि ये रिवाइव होती जा रही, मतलब यानी कि इसका पतन हुआ होगा कहीं। तो पतन किस तरीके से हुआ? 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में फ़ोटोग्राफ़ी का यूज़ होने लगा, तो लो इंसान वहाँ पे चला गया, ठीक है? ऊपर से एक होती लिथोग्राफ़ी, लिथोग्राफ़ी जो प्रिंटिंग प्रेस आ गई, ठीक है? उसका जो प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत पहले से आई थी, लेकिन उसका आम तरीके से मतलब अधिकतर यूज़ होने लगा प्रिंटिंग प्रेस का, लिथोग्राफ़ी का। तो वहाँ से ये पटना कलाम जो चित्रकारी है वो डिक्लाइन कर गई। फिर संरक्षण का अभाव, इतना संरक्षण नहीं मिला। ब्रिटिश अधिकारी ने थोड़ा बहुत दिया तो दिया, वो भी अपने फ़ायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए। फिर उन्होंने भी अपनी नज़र हटा ली वहाँ से, है ना? ध्यान हटा लिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इसलिए इसका पतन हो गया। और पुनरुद्धार की बात करें तो यहाँ पे रिवाइव करी जा रही है ये सब चीज़ें, उसके गौरव को वापस लाया जा रहा, राइट? किस तरीके से कि राज्य सरकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं, कला संस्थान हैं, उसमें कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे प्रदर्शनी लगाई जा रही। जो म्यूज़ियम होते, पटना म्यूज़ियम, जलाल म्यूज़ियम, तो यहाँ पे इनके बारे में मूल चित्रों को संरक्षित किया जा रहा। आम जनता के लिए प्रदर्शनी लगाई जा रही कि इसको देखो, ये हमारी क्या है, हमारा कल्चर है, हमारी चित्रकला है ये। इसको बर्बाद नहीं करो, इसको ख़त्म नहीं करो, इसको वापस रिवाइव करना, ठीक है? सरकारी डायरी, सरकारी कैलेंडर, तो इन सब में पटना जो कलम चित्रकला है उसका यूज़ करा जा रहा। छठ पूजा में जो एक मधुबनी पेंटिंग का भी यूज़ करते हैं ना, बिहार में जाएँगे तो मधुबनी पेंटिंग बहुत चलती। तो मधुबनी पेंटिंग को तो जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन जो पटना कलम चित्रकला है इसको जीआई टैग की माँग बढ़ रही कि इसको भी जीआई टैग मिले, है ना? इसका संरक्षण हो पाए। तो नई पीढ़ी को बताना बिल्कुल ज़रूरी है, इस कला के बारे में, राइट? तो वही सरकार सरकार कह रहा है, और लोगों का भी सहयोग है यहाँ पर, बहुत सारी संस्थाओं का भी सहयोग है इसको रिवाइव कराने में। कार्यशालाएँ बता दी हैं यहाँ पे कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पटना, ललित कला अकादमी द्वारा युवाओं को कजली स्याही, जो स्याही के बारे में बताया था ना, उसकी टेक्निक सिखाने की बात करी जा रही है ना? वर्कशॉप आयोजित करे जा रहे हैं। जीआई टैग की माँग बता दी मैंने, जिस तरीके से मधुबनी के पास जीआई टैग है, उसी तरीके से इसकी भी माँग चल रही कि जीआई टैग मिले, ताकि इसको अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पे का एक रिकॉग्निशन मिल पाए, है ना? इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच पाए ये चीज़, ठीक है? फिर सार्वजनिक स्थानों का सुंदरीकरण, जो पटना जंक्शन है, और भी जगह हैं जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के साथ-साथ पटना कला भित्ति चित्र को भी पेश किया जा रहा। अब चित्रकला 2 टाइप की होती है, एक तो म्यूरल होती है, एक होती है मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है? मिनिएचर पेंटिंग जो हम बनाते हैं ना एक कागज़ पे या पत्ते पे बनाती है, वो मिनिएचर होती है, या कपड़े पे बनाते। और म्यूरल पेंटिंग बड़ी-बड़ी दीवारों पे बनाते। जैसे किसी की शादी होती ना, तो घर के बाहर लिख देते, चित्र बना देते। तो उस तरीके की पेंटिंग को म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और मिनिएचर पेंटिंग जो हम कागज़ पे बनाते, या पीपल के पत्ते पे बनाते बहुत से लोग, और कपड़े पे बनाते छोटे से, तो उसे कहते हैं मिनिएचर, छोटे आकार की अ, चित्रकला, ठीक है? 2 टाइप की होती है, इसके अंदर भी कई टाइप है, वो हम चित्रकला वाले चैप्टर में या आर्ट एंड कल्चर वाले भाग में देखेंगे। तो निष्कर्ष पे पहुँचते हैं यहाँ पर कि ये पटना कला में जो चित्रकला है, वो केवल चित्रकला ही नहीं,
बल्कि उस टाइम के, है ना, 18वीं और 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक आर्थिक भारत था, वहाँ का जीवन कैसा था, उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देता है ये, है ना? वहाँ का जो विजुअल डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में बताता। इसको जो इसको रिवाइव करने की बात है, वो केवल बिहार की नहीं है बल्कि भारत को भी करनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं वोकल फॉर लोकल की, है ना? कल्चरल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें अपनी पीछे छूट गईं, उनको रिवाइव करना भी ज़रूरी है। तो यही निष्कर्ष है इसका। तो पटना कला चित्रकला के बारे में हमने अधिकतर जान लिया। अब हम दूसरे अपने एडिटोरियल पे चलते, अपने दूसरे टॉपिक पे, राइट? तो दूसरा टॉपिक यहाँ पे द हिंदू की ही न्यूज़ है कि इस तरीके से न्यूज़ लगी हुई है, हाउ आईसीआर इज रिवायरिंग द हेल्थ इकोसिस्टम। मीन्स रिवायरिंग का सिंपल मतलब होता है कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रहे वो चीज़। जो आईसीएमआर है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो वो किस तरीके से हेल्थ इकोसिस्टम को रिवाइव कर रही है। मतलब अभी जो न्यूज़ में है, तो 2047 तक जब भारत विकसित देश की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वहाँ पर उस टाइम पर इकोसिस्टम किस तरीके का होगा, तो उसके लिए यहाँ पर रणनीतिक बदलाव किए गए, है ना? रणनीतिक बदलाव किए जा रहे हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे पॉलिसीज़ बनेंगी, देन किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और किस तरीके से बदलाव होना है, तो उसके बारे में यहाँ पे एक्शन प्लान जारी करा गया आईसीएमआर द्वारा। ठीक है? इसके लिए 2047 तक का जो विकसित भारत है, उसके सपने को साकार कैसे करेंगे, उस समय जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो कैसी होंगी। तो उसकी स्टार्टिंग आईसीएमआर ने इस एक्शन प्लान के द्वारा कर दी, राइट? फिर आगे देखेंगे इसमें कौन-कौन से पॉइंट हैं, कौन-कौन से डायमेंशन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो डिजिटल स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन के बारे में हमने सुना, है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। और आज देखो कोई सी बीमारी है तो हम उसको सर्च करके देख सकते हैं उसके बारे में, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देख सकते हैं, राइट? तो आईसीएमआर वही बात कर रहा है कि यहाँ पे डेटा साइंस, एआई का यूज़ कर से हम बीमारियों की निगरानी करना, साथ में उसके अनुसंधान को आधुनिक बना सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आईसीएमआर ने एक संस्था का नाम बदल के राष्ट्रीय डिजिटल नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ कर दिया, राइट? और फिर यहाँ पे और भी कई सारे उद्देश्य हैं, यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कई सारी ऐसी योजना है सरकार की, मतलब जो डिजिटलाइजेशन है उस पे फोकस कर रही सरकार, ठीक है? ताकि दूर दराज के जो एरिया हैं, वहाँ पे इस चीज़ को पहुँचाया जा सके, है ना? क्योंकि आजकल हर इंसान के पास नेटवर्क, इंटरनेट की सुविधा है, तो वहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पहुँचाएँ और भी कई सारी सेवाएँ हैं उनको पहुँचाएँ, तो कहीं न कहीं वो सपना साकार हो जाएगा उस तरीके से। मतलब जो हम सपना देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? आज देखो एआई का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको पूरा जो अनुसंधान रिसर्च हो गई, देन मेडिसिन के बारे में कोई भी रिसर्च करना हो अपन को, तो उसमें एआई का यूज़ कर सकते हैं, डीप इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर डिजिटल स्वास्थ्य के बारे में बताया हुआ है कि अगर हम कोई भी जो स्वास्थ्य सेवा है, वो डिजिटली इंटरनेट या नेटवर्क या कोई ऐसे वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा पहुँचा रहा है कहीं दूर-दराज वाले एरिया में, है ना? जो रिमोट एरिया है, वहाँ पे पहुँचा रहा है, उसे डिजिटल स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब डिजिटल स्वास्थ्य सेवा कहते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे इसकी परिभाषा दी हुई है, कौन-कौन से घटक हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, है ना? टेलीमेडिसिन के बारे में बताया, ठीक है? वियरेबल डिवाइस, जो आज देखो आप वॉच पहनते हैं, तो उसमें वो बीपी नाप देता, ठीक है? कितने स्टेप चले आपने, तो वो सब क्या है, वियरेबल डिवाइस में भी ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई। मोबाइल हेल्थ के बारे में बात करी यहाँ पर कि आपके मोबाइल में भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, जो आप डाउनलोड करके बहुत चीज़ें जान सकते हैं। जैसे कि अब मुझे डेली रूटीन बनाना अपना, है ना? खाने का, तो कितने कैलोरी खाना, कितना प्रोटीन चाहिए, उसके बारे में पूरा पूरा डेटा हम बना सकते हैं मोबाइल हेल्थ से, ठीक है? जीनोमिक्स के बारे में। अब जीनोमिक्स क्या होती? जीन की स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे भारत जैन, है ना? जीनोम इंडिया, इस तरीके से वर्ल्ड में भी चल रहा है और भारत में भी, जिसमें क्या होता है, डीएनए की वो करी जाती है, जीन सीक्वेंसिंग करी जाती है, जीन को पढ़ा जाता है, तो वो डेटा बना रहे हैं हम, है ना? उसको बिग डेटा नाम देते हैं, क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों लोगों का डेटा की बात हो रही है यहाँ पर। तो जीनोमिक्स, इस सब को सब मिला के डिजिटल स्वास्थ्य की कैटेगरी में रखते हैं, राइट? तो अब यहाँ पे ये फ़ोटो दी हुई है, आप देख सकते हैं सारा कनेक्शन है। फिलहाल मैंने बता दिया, इतना ही ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? देन आगे महत्व के बारे में पढ़ते, वही सेम चीज़ कि भाई दूर-दराज के इलाकों में जो अच्छी चिकित्सा है ना? स्वास्थ्य सेवा है, उसको पहुँचाने में सबसे बेहतरीन रहेगा और रियल टाइम हम निगरानी भी कर सकते हैं। जो भी महामारी फैल रही है या जो भी इलाज के लिए हमें दवाई बनाना, उसकी हम रियल टाइम
डेटा, निगरानी, सब कुछ जितना भी हम डायमेंशंस हो सकते हैं, वो कर सकते हैं इस चीज़ से, ठीक है? फिर अगला ही टॉपिक आता है, अगले डायमेंशन आता है इसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग तो जानते हैं हम, किसी चीज़ को बनाना, है ना? मैन्युफैक्चर करना। और बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है वैक्सीन बनाना, है ना? जो भी वायरस या बैक्टीरिया वैक्सीन होती है ना, उनको बनाना, दवाइयाँ बनाना, इन्हें कहते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? अभी जो न्यूज़ में चल रही है, उसमें न्यूज़ में उठाएँगे जैसे बायो ई3। बायो ई3, ई3 का मतलब इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो भारत सरकार जो बायो ई3 इनिशिएटिव है, तो उसमें कई सारे डायमेंशन हैं, ठीक है? जैसे आईसीएमआर, स्वास्थ्य स्वदेशी टीका, डायग्नोस्टिक किट बनाना, जिसमें बहुत सारे जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में उसकी उसकी किट बनाना, ठीक है? वैक्सीन्स बनाना, ठीक? तो भारत केवल ये चाह रहा है कि दवाओं का उपभोक्ता ना रहे, बल्कि उच्च गुणवत्ता की जो जैविक उत्पाद हैं या हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, उसके हम उत्पादक बनें और जो अलग-अलग कंट्री हैं, जिसको भी ज़रूरत है, वहाँ पे भी पहुँचाएँ और इस तरीके से हम क्या अपनी इकोनॉमी को भी एक बूस्ट दें, ठीक है? नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे स्टैटिक पार्ट में, तो बायो मैन्युफैक्चरिंग बता दिया क्या होता, वैक्सीन, एंटीबॉडीज, एंजाइम, बायो मटेरियल को बनाने का काम। और जो जैसे कोशिका हो गई, सेल हो गई, सूक्ष्म जीव हो गए, बैक्टीरिया, वायरस, उनकी स्टडी करना, ये सब क्या होता, बायो बायो मैन्युफैक्चरिंग का अंदर आता, ठीक है? उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो उसी को ही नाम देते हैं हम बायो मैन्युफैक्चरिंग। गॉट इट? फिर उसके बाद इसका महत्व क्या है, पेट्रोकेमिकल जो रसायन आधारित मैन्युफैक्चरिंग है, उसको पर्यावरण अनुकूल बनाने का विकल्प मिल जाएगा, है ना? स्वच्छ और टिकाऊ होगी और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के हम सीधे तौर पर मजबूत करेंगे। मतलब उसकी ओर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सतत विकास, सतत विकास का मतलब ये होता कि ऐसा विकास कि जो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी काम में आए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन हो रहा, है ना? हीट वेव, प्रदूषण, कई सारी ऐसी बीमारियाँ ही बन रही, जो वेक्टर बेस्ड हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, उन सब से। तो आईसीएमआर यहाँ पे शोध कर रहा, आईसीएमआर रिसर्च कर रहा कि ऐसा स्वास्थ्य क्षेत्र बनाया जाए जो जिसके कार्बन फुटप्रिंट क्या हो, कम हो, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट के अनुकूल हो, ऐसी अवसंरचना बनाए। तो यहाँ पे वही सतत विकास के बारे में बात करी कि हेल्थ हेल्थ सेक्टर में ऐसा कौन-कौन से स्टेप ले लिए जाएँ, जहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और क्लाइमेट रेज़िलिएंट हो, है ना? और जो आने वाली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं क्लाइमेट के कारण, है ना? चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे हीट वेव हो, चाहे वो कोई सा भी बैक्टीरिया, वायरस, तो उससे किस तरीके से हम निपट सकते हैं। तो उसके लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, किस तरीके से प्लान बनेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है? स्टैटिक पार्ट में वही परिभाषा दी हुई है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सतत विकास का अर्थ ऐसी चिकित्सा पद्धति नीतियों को अपनाना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी काम में आए, मतलब पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ी में काम में आए। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए काम में आएगा, ठीक है? संबंधित वन हेल्थ यहाँ पे क्या दिया, वन हेल्थ का मतलब ये होता एक साथ हम इंसानों को भी ट्रीट कर रहे हैं, पशुओं को भी, और हमारा जो एनवायरनमेंट है, इन चीज़ों को, मतलब ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट, इन 3 चीज़ों के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए यहाँ पर, वन हेल्थ। एक ऐसा दृष्टिकोण कि तीनों का उसमें भला हो, ठीक है? जो कहने का मतलब ये है, कई ऐसी बीमारियाँ होती, जो क्या होती, वो इंसानों से जानवरों से इंसानों में फैलती, उन्हें ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ूनोटिक डिसीज़ेज़, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया। तो कहीं न कहीं एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब पर्यावरण बेकार करोगे यहाँ पे, पर्यावरण बेकार करने का मतलब है पॉल्यूशन करना। कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट को एनवायरनमेंट में डालना, तो आप एनवायरनमेंट को तो बेकार कर ही रहे, वो इनडायरेक्टली आपके बॉडी के अंदर जाएँगे तो वो नुकसान करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान होगा, चाहे जानवर होगा, चाहे पर्यावरण हो गया, ये एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? किसी भी एक को हम साइडलाइन करके स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इन तीनों को स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है वो जानवरों से भी है और एनवायरनमेंट से भी है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट किस तरीके से कारगर होगा, ठीक है? फिर क्षमता निर्माण, वही सेम चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? कि अनुसंधान में हो, देन उसके बाद ये युवाओं को इस तरीके से तैयार करा जाए, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, इस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करी जाए, क्रिएटिविटी डेवलप करी जाए कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए, ठीक है? और जिस भी देश को ज़रूरत है, उस देश को हम हेल्प दे पाएँ। और जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे हम क्या कर पाएँ, अपने डॉक्टर, अपने नर्सेस, अपने जो ट्रेनीज़ होते हैं, उनको भेज के अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएँ, वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करें।
तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि आईसीएमआर केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को जगा भी रहा है वो, है ना। जैसे डब्ल्यूएचओ के साथ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में ये होता है एएमआर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट। उसमें काम करना। जो एनसीडीज कल बात करी थी हमने, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनसे लड़ने के लिए साझा मंच तैयार कर रहा है आईसीएमआर। ठीक है। क्षमता निर्माण के बारे में जो परिभाषा है वो मैंने बताई दी आपको, कि इस तरीके से डॉक्टर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता का निर्माण करना, कि उनकी जो मतलब उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से हो कि कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके से हो जाए उनकी, कि हम बाहर इनको भेज सकें और भविष्य की जो भी प्रॉब्लम है उनको टैकल कर सकें, उनका सामना कर सकें। यही क्षमता निर्माण है। क्षमता निर्माण में सिंपल इतना समझो कि अगर आप बैठे हो तो आप एक क्रिएटिविटी डेवलप कर लो कुछ रिसर्च के क्षेत्र में, या जो भी आपका क्षेत्र हो उसमें आप महारत हासिल कर लो। तो इसके इसी कॉन्सेप्ट का नाम है क्रिएटिविटी, सॉरी, क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग। गॉट इट। वैश्विक सहयोग की बात करी तो कोविड-19 में हमने देखा किस तरीके से केवल एक अकेला देश नहीं लड़ सकता, बल्कि सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है निष्कर्ष के बारे में, यहाँ पे दिया है कि आईसीएमआर इस तरीके का रोड मैप तैयार कर रहा कि 2047 में किस तरीके से हमारा जो स्वास्थ्य सेवा होंगी उसका ढांचा क्या होगा। ठीक है। क्योंकि हम इस समय डबल बोझ से जूझ रहे हैं। डबल बोझ का मतलब कि जो बीमारियों का डबल बोझ, एक तरफ जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं, टीबी, मलेरिया और बहुत सारी वायरसेस की बीमारियां हैं, दूसरी तरफ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजें हैं जैसे कैंसर हो गया और हार्ट स्ट्रोक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, है ना, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो इस तरीके से हम दोहरे बोझ से गुजर रहे हैं। तो इससे किस तरीके से निपटेंगे हम, तो वो रोड मैप तैयार करना ज़रूरी है। अभी से ही स्टार्ट होगा, तब जाके हम 2047 में जब भारत विकसित होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा, तो उस समय ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा करवा पाएँ कि देश के लोगों को हर जो भी जितनी सुविधाएं हैं वो भारत में ही मिल जाएं, कहीं बाहर ना जाना पड़े उनको, और बाहर की जितनी भी कंट्री हैं वहाँ के लोगों को एक सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दे पाएँ। तो ये रोड मैप आईसीएमआर का रोड मैप है। तो इस टॉपिक के बारे में हमने पूरा ताना वाना देख लिया। फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, इसी में जो करंट में ही है। ठीक है। तो वही सब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये क्या है? ये सरसों की एक फसल है। क्या है? सरसों की। ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि द हिंदू के अंदर वो न्यूज़ छपी थी। अभी कोई वो है दीपक पेंतल, तो इन्होंने बताया किस तरीके से जो हर्बिसाइड टॉलरेंट ग्रासेस हैं, तो उसमें जो हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं उसका इस तरीके से यूज़ ना करा जाए कि वो जो वीड्स जनरेट हो रही, है ना, खरपतवार जनरेट हो रही, वो वीडीसाइड टॉलरेंट हो जाए। ठीक है, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाए, वैसा ना हो, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम देंगी, वो फिर सुपर वीड बन जाएंगी। सुपर वीड मतलब उन पे असर ही नहीं हो रहा उस चीज़ का। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। तो उसका सीधा कंटेक्ट सरसों के बारे में यहाँ पे एडिटोरियल था, तो DMH11 की बात करना तो ज़रूरी है। ठीक है। गॉट इट। तो DMH11 क्या है? सरसों की एक ऐसी फसल है, सरसों की ऐसी ऐसी फसल है जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। कैसी है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है। गॉट इट। अब इसको पढ़ते इसमें आगे कि यहाँ पे वही हिंदू का बताया है इसमें कि भारत में जेनेटिकली मॉडिफाई फसलों विशेषकर हर्बिसाइड सरसों यानी कि DMH11 के विकास में और सुरक्षित उपयोग से जुड़ी हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाई जो DMH11 है ना, किसने बनाई? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाई। वहाँ के जो एक अनुवांशिक हैं, अनुवांशिक में मतलब जो जेनेटिक्स पे काम करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये दीपक पेंतल। तो उन्होंने बताया, उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने चेतावनी दी कि भाई इसका सावधानी से यूज़ करा जाए इस टेक्निक का। ठीक है। ताकि जो वीड्स होती, खरपतवार होती, वो हर्बिसाइड के प्रति अपनी प्रतिरोध क्षमता विकसित ना कर लें। क्योंकि मान लो खरपतवार नाशक का यूज़ इस तरीके से इरेगुलर तरीके से करा हमने, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सुपर वीड बन जाएंगी, फिर उन पे असर नहीं होगा। ठीक है। उन पे असर नहीं होगा, राइट। तो वही यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आनुवांशिकविद हैं, उन्होंने पूरी एडिटोरियल में यही बताया कि चेतावनी के बारे में, राइट। इसको आगे देखते हैं,
अब चर्चा में क्यों है ये बता दिया मैंने, उन्होंने चेतावनी वगैरह दी, राइट। तो हमें लेकिन पता होना चाहिए कि जो DMH11 है उसके बारे में। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या दिया ये कि वो किस तरीके से चर्चा में क्यों है वो बता दिया, कि अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन, कि जो एक ही रसायन का यूज़ ना करें ताकि वो सुपरवीड ना बन जाए। हमें अलग अलग रसायन का यूज़ करना, और जो क्रॉप रोटेशन है उसको बना के रखना, कि ऐसा नहीं कि हम सरसों सरसों उगाए जा रहे हैं, और भी कई सारी हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, राइट। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से हम एक वैज्ञानिक तरीके का यूज़ करके इस चीज़ को रोक सकते हैं। वो ठीक है, DMH11 वीडीसाइड टॉलरेंट है, मतलब ठीक है, वीड्स को खत्म करने के लिए खरपतवार नाशक है, लेकिन कई सारी वीड उग जाती, ठीक है, तो वो वीड्स सुपर वीड्स ना बन जाए, इसके लिए हमें एक वैज्ञानिक तरीके से उसका यूज़ करना पड़ेगा, राइट। गॉट इट। जो भी हम वहाँ पे बीडीसाइड का यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेन बात आती है DMH11 के बारे में, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के बारे में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई हुई सरसों की एक जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक का मतलब ये होता है, अगर हम किसी भी बायो मटेरियल में, या मतलब सरसों की फसल में इन्होंने बाहर से जीन्स का यूज़ करा, तो बाहर से कोई जीन्स का यूज़ करेंगे तो जो भी हमें प्राप्त होगा, जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा, जैसे सरसों प्राप्त हुआ, ठीक है, उसमें चेंजेस हुए उसके जेनेटिक्स में, तो जीन्स में चेंज हुआ है वहाँ पर, तो वही यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं ट्रांसजेनिक मस्टर्ड। मतलब जो रिजल्ट बन के आया वो ट्रांसजेनिक हो गया, उसमें किसी और का भी जीन शामिल है, क्योंकि सरसों क्या होती, स्वपरागण वाली फसल है ना, उसमें मेल और फीमेल पार्ट खुद ही रहते हैं, जो पीले कलर का फूल बनता, तो इसको हाइब्रिड करना मुश्किल होता, इसलिए यहाँ पे क्या जीन्स का यूज़ करा गया। तो मिट्टी के अंदर एक जीवाणु होता, बैसिलस एम्ब्लियोलिक्विफेंस। बैसिलस एम्ब्लियोलिक्विफेंस, अगेन नाम ध्यान नहीं रखना, बस इतना समझो ये किससे रिलेटेड है, ये एक बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। अब इसमें 3 अलग-अलग जीन होते हैं, कैसे? जैसे बार्नेस, बार्नेस क्या करता, इसके जो मेल पार्ट है, क्योंकि एक फूल के अंदर मेल पार्ट भी होता और फीमेल पार्ट भी होता, तो इसके इसी फूल के, जो सरसों का फूल है इंडियन वाला, तो उसके मेल पार्ट को, उसको क्या कर देता, बांझ कर देता, उसको खत्म कर देता, तो क्या होगा, परागण नहीं हो पाएगा, स्वपरागण जो होता, ठीक है। फिर आता बार स्टार जीन। बार स्टार जीन हम कहाँ से यूज़ करते हैं, वो बाहर से यूज़ करते हैं, यूरोपियन एक फसल ली जिसका नाम है हीरा 2। ये जो हमने बारने जीन है, वो हमारे अंदर, हमारे इंडिया की फसल है सरसों की, उसका नाम है, टाइप है वरुणा। क्या नाम है उसका? वरुणा, ठीक है। ये इंडिया की है, तो इसके मेल पार्ट को हमने क्या कर दिया, बारने जीन से इसको बांझ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्वपरागण नहीं हो पाएगा इसमें, देन हमने यूरोप की एक फसल ली जो अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है, उसका नाम है हीरा 2। तो हीरा 2 से हमने क्या करा, मेल पार्ट को लिया और इसके फीमेल पार्ट से क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, तो एक क्या बना, हमें एक बीज मिल गया, क्योंकि हमने बाहर के जीन का यूज़ करा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसजेनिक वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे बार जीन का भी यूज़ करते हैं। बार जीन का मतलब ये क्या करता, ये इसको वीडीसाइड टॉलरेंट बनाता। कैसा भैया? वीडीसाइड टॉलरेंट, जो हम खरपतवार नाशक यूज़ करते हैं उसके प्रति संवेदनशील बनाता, सहनशील बनाता, सॉरी सहनशील बनाता, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीन्स का यूज़ करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, कौन-कौन सा जीन किस-किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे बार्नेस मेल पार्ट को हटा देता, फिर यूरोप से एक फसल है जिसका नाम है हीरा 2, तो वहाँ से हम मेल पार्ट लेते हैं वहाँ का। देन बार जीन किसके लिए? हर्बिसाइड या वीडीसाइड टॉलरेंट बनाता मन को, ठीक है, गॉट इट। फिर यहाँ पे वही सब दिया हुआ है कि वीडीसाइड जो टॉलरेंट है उसकी तकनीक किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे एक जो वो होता, हर्बिसाइड जो है वो है ग्लूफोसिनेट। अब ग्लूकोसिनेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो वीड्स क्या होंगी, हर्बिसाइड टॉलरेंट हो जाएंगी, तो वो सुपर वीड बन जाती है। वही यहाँ पे बताया हुआ है, इसको वैज्ञानिक तरीके से यूज़ करना। जो मेन चीज़ थी वो बता दिया मैंने, इसको पढ़ सकते हैं आप पॉज करके। देन ये बता दिया किस तरीके से वो सुपर फूड बनती, क्योंकि वो क्या करती, म्यूटेशन करना शुरू कर देती, क्योंकि वो चार्ल्स डार्विन का एक कॉन्सेप्ट है ना, नेचुरल सिलेक्शन। जिस तरीके से वो समय चेंज हो रहा है, देन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस तरीके से बहुत सारी फसल जो भी है, जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो अपने आप को ढाल लेते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट का नाम है, जीन्स में चेंज कर देते, तो उसी कॉन्सेप्ट का नाम है म्यूटेशन। तो उस म्यूटेशन के कारण क्या बन जाता है, वो सुपर बीड्स बन जाती। अब कितना भी तुम वहां डालते रहो खरपतवार नाशक, खरपतवार नाशक कितना भी डालते रहो, वीडीसाइड, वो उस पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वही वही यहाँ पे बताया हुआ कि वैज्ञानिक तरीके का यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। अब क्या क्या समाधान हो सकते हैं इसके, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि हर्बिसाइड रोटेशन,
केवल एक तरीके के रसायन का यूज़ ना करें। जो ग्लूफोसिनेट का यूज़ कर रहे हैं ना, उसको ना यूज़ करके रसायन को बदलते रहें। क्रॉप रोटेशन सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आप सरसों सरसों ना उगाएं, बल्कि अन्य जो फसल है वो भी उगाएं। कुछ ऐसी फसल होती जो मिट्टी की उर्वरकता को भी बचाती, मतलब जो फर्टिलिटी होती उसको भी ठीक रखती, उसको भी बढ़ाती। तो ऐसी फसलों को भी उगाएं, ठीक है। फिर देन उसके बाद इस तरीके का यूज़ करें, जो वीड से बनती हैं, आपकी वीड उग जाती, उसको हाथ से, ठीक है, मतलब मैनुअली उसका ठीक करें। और मल्चिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होता कि अब ये कोर एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। मल्चिंग ये होता कि जो हम वो बना देते हैं ना, जब उगाने के पहले खेत को जोतते हैं, तो वो ना करें, क्योंकि उसकी नमी खत्म हो जाती, नमी उड़ जाती। तो ये सारी कई सारी प्रोसेस हैं जिसमें हम वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। नियामक ढांचा, कई सारी, जैसे नियामक ढांचा जीएक, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये क्या होता है, कोई भी जीएम क्रॉप बन रही, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन रही, तो उसको अप्रूव करने का काम जीएक का रहता है, जीईएसी का, ठीक है। लेकिन अंत अंत में, सबसे अंत में जो भी अप्रूवल देती, वो देती पर्यावरण मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है वो देती, जो यहाँ पे दी हुई है। मतलब जीएक जो है वो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करता, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अभी जो है भारत के अंदर केवल और केवल एक फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हमने अप्रूवल दिया हुआ है पूरी तरीके से कॉमर्शियल यूज़ के लिए, वो है बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल भी आया था, उसको 2010 और 2011 के आसपास बंद करवा दिया विरोध के कारण, ठीक है। अब डीएमएच 11 की बात करेंगे, इसको मंजूरी मिल गई, लेकिन कई लोगों ने, कई पर्यावरण ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में वो कर दी, इसको चुनौती दी। तो वही यहाँ पे अभी जो केस है वो अटका डला हुआ है, बस यहाँ पे रिसर्च ही चल रही है इसके ऊपर। गॉट इट। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से जो दीपक पिंतल हैं वो चेतावनी दे रहे हैं कि जो जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। मान लो हमने उसमें चेंज कर भी दिए, वो अच्छी बन गई, लेकिन आपके इस तरीके से जो फर्टिलाइज़र या हर्बिसाइड हो गया उसका यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वापस बेकार हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। जो वीड्स होती उसमें वापस वही उसी जगह पे आके खड़े हो जाएंगे अपन। तो जीएम सरसों भारत की खाद्य तेल का आयात बिल को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक लाभ तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब इसे टिकाऊ कृषि पद्धति, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ा जाए, राइट। तो भाई यहाँ पे जो चेतावनी बता दी इन्होंने कि वैज्ञानिक तरीके का यूज़ करो भाई, नहीं तो इतना चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनेगा वहाँ पर, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता, टेस्टिंग टाइम्स ऑन इंडिया जीडीपी ग्रोथ। अभी द हिंदू की ही न्यूज़ है, उसके अंदर ये टॉपिक छपा हुआ था, जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो ये बताया कि जो 2025-26 है, वहाँ के आंकड़े से पता चल रहा कि जो हमारी जो ग्रोथ है वो समथिंग समथिंग 7.1 के 7.7 के आसपास रही, जो वैश्विक औसत से बहुत ऊपर है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ। तो उसको देखेंगे ऐसा क्यों है, इसके आज क्या अब अच्छा रहेगा क्या बुरा रहेगा, तो वो सब देखेंगे अपन, ठीक है, राइट। तो वही यहाँ पे अनुमान बताए थे कि 2025-26 में जीडीपी विकास दर इतने परसेंट आंकी गई है, जो सरकार द्वारा अनुमान के ज़्यादा बताई जा रही, मतलब सरकार ने इतना आंका, लेकिन एक्चुअल में दिखाई दे रही कि 7.7 के आसपास है। तो यही न्यूज़ थी, ठीक है, किस तरीके से जो आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही, उसके टेस्टिंग की बात करी गई यहाँ पे, कि जो जीडीपी ग्रोथ हो रही क्या एक्चुअल में वैल्यूएबल है ना, वर्थ इट है जीडीपी ग्रोथ इस टाइप की। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है, 8 जून की खबर है, तो हम 9 जून को इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये वही बताया हो कि यार वैश्विक संकट के बावजूद इतनी मजबूती है, यहाँ पे ईरान इसराइल का वॉर हो रहा, 8 जून को वापस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मिडिल ईस्ट का संकट, ठीक है, अमेरिका टैरिफ लगा रहा, ठीक है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हो रही, वो क्या है, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा इस चीज़ पे, जो हमारी ग्रोथ है, तो पूरे साल भर सुरक्षित रहेगी। तो इसका रीज़न क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग का विकास कर रहा है, सेवा क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। वो बात अलग है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, उसमें हम थोड़ा नीचे गए हैं, है ना, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और जो सेवा क्षेत्र है, उसने इसकी कमी को पूरा कर दिया, है ना। वहाँ पे अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हो रही है और इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं, है ना, और ये कब तक चलेगी, और इसके पीछे इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम ग्रोथ कर रहे हैं, वैश्विक औसत से बहुत ऊपर हैं, राइट। आगे देखेंगे इसमें,
खपत और निवेश के उछाल, तो यहाँ बताया हुआ है कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि इसमें इतना सुस्त था, लेकिन अब क्या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है। और ग्रोथ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा, तो यहाँ पे सरकार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा। तो सरकार जब इन्वेस्टमेंट करती तो वो चीज़ अच्छी होती है अपने लिए। तो ये दो टॉपिक में वही बताया हुआ है। अब चिंता का विषय क्यों है, तो कृषि क्षेत्र में गिरावट दर्ज करी गई, लेकिन यहाँ पे सेवा क्षेत्र का काफ़ी उछाल दिखाई दे रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र जो है वहाँ पे गिरावट देखी गई, है ना। वृद्धि दर धीमी मात्र 3% पे रह गई, जो 2024-25 में 4.2 थी। मतलब हमें ये परसेंटेज ध्यान नहीं रखनी, बस हमें पता होनी चाहिए कि भाई साहब यहाँ पे जो कृषि दर है, कृषि वृद्धि दर है, वो क्या हो गई, वो कम हो गई, है ना। अब यहाँ पे यह मंदी, अब ये क्या कह दिया, पर इतना समझो यहाँ पे, ठीक है। जबकि वहाँ पे मंदी भी थी, देन उसके बाद मानसून भी अच्छा था उस टाइम पे। फिर आने वाला समय में संकट की जो है, मानसून का कौन सा बताया कि यहाँ पे मानसून थोड़ा गड़बड़ा आएगा। ठीक है। ये वही दिया हुआ है कि आईएमडी जो है हमारा, जो भी मौसम के बारे में बताता, तो उसने भविष्यवाणी की कि इस साल का जो मानसून है वो दीर्घकालिक औसत का केवल 90% रहेगा, मतलब फसलों पे बुरा असर पड़ सकता। कुल मिला के ये कह रहा है कि बारिश कम कम हो सकती। ठीक है। इतना टेक्निकली ना समझना, तो बस इतना समझो कि जो पहले बारिश होती थी उससे कम बारिश होगी। ईरान ईरान का युद्ध हुआ, ईरान इसराइल का, तो वहाँ से जो फर्टिलाइज़र आता और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते, तो वहाँ से समस्या उत्पन्न हो सकती, क्योंकि अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, या जो रेड सी वाला जो हूती डेवल्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो अभी कहीं ना कहीं चौक है, तो इंसान वहाँ से जाने में जाने में वहाँ पे घबरा रहा। राइट। फिर रोजगार और जीवीए का असंतुलन, इसको भी देख लो, ये चिंताओं में आएगा ये। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी आबादी रोजगार देती, लेकिन उसका जो जीडीपी या जीवीए में योगदान है वो 20% से नीचे आ गया। तो ये यहाँ पे बताया हुआ किस तरीके से जो कृषि क्षेत्र में गिरावट देखी गई। फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ठहराव। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ठहराव देखा गया, लेकिन यहाँ पे सेवा क्षेत्र में ने क्या करा, काफ़ी अच्छा उछाल लिया। मतलब जीवीए के अंदर 54% समथिंग किसका परसेंटेज है, किसका वेटेज है, वो सेवा क्षेत्र का। और विनिर्माण क्षेत्र का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो स्थिर बना हुआ है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ, तो इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है। उस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। सेवा क्षेत्र तो हमारा काफ़ी अच्छा है ही। ठीक। फिर भविष्य की चुनौतियाँ बता दी यहाँ पर कि विकास दर में संभावित मंदी, कि भाई अभी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो आगे चल के ये जो ग्रोथ रेट है वो 6.6 पे आ जाएगी, है ना, आरबीआई का अनुमान है। ऊर्जा संकट के बारे में बताया, कई सारे टैरिफ लगे। ठीक है। आपूर्ति संकट के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। कोई ज़्यादा खास नहीं है कि पिछले साल टैरिफ से जुड़ी बाधाओं से भारत का निर्यात की परीक्षा ली। इस साल युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा आपूर्ति व्यवधान पूरी अर्थव्यवस्था और सरकार की नीतिगत तत्परता को असली परीक्षा ले रहे। तो परीक्षाएं ही चल रही इंडिया की। पहले अमेरिका का टैरिफ, देन इसके बाद ईरान इसराइल का वॉर। तो वही यहाँ पे बताया हुआ कि परीक्षा चल रही है अभी। ठीक है। निष्कर्ष के बारे में यहाँ पे पढ़ते रहे ना, कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत नींव दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी क्षेत्र को हमें बढ़ाना की जरूरत है। जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उनको वही बेस है अपना, है ना। क्योंकि अगर उनको प्रमोट करेंगे हम, तो हम एक बेस बेस मतलब सेवा क्षेत्र तो ठीक चल रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम आगे बढ़ोतरी देखेंगे, लेकिन कृषि जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। क्योंकि इसमें बहुत बहुत रोजगार है। समथिंग समथिंग आधी पॉपुलेशन भारत की कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन जीवीबी में योगदान 19-20%। ठीक है। और मान लो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो रहा है, तो वहां से जो भी उर्वरक हो गया, ऊर्जा हो गई, वो चौक हो जाएगी, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे, कृषि पे डिपेंडेंट है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है। और हमारी फूड सिक्योरिटी का मैटर भी है, और कई सारी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी करते, जहाँ से अच्छा खासा हमें इनकम भी आता। तो वही यहाँ पे बताया हुआ कि ये टेस्टिंग टाइम है इंडिया की इकोनॉमी का। ठीक है। अच्छा एडिटोरियल था, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन द हिंदू की मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड करवा दी, क्योंकि मैं फ़ोटो नहीं लगा सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक का मैटर बच जाएगा, इसलिए मैं फ़ोटो नहीं लगा सकता। और क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए है ये जो पूरा सेशन है, तो पूरा का पूरा हिंदी में बताया ये मैंने। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात करी थी, 1-2 दिन पहले, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की। तो उसके कई आंकड़े आ रहे हैं और भी यहाँ पे गहराई में। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड कह सकते हैं कि
जीएस पेपर 2 जो सोशल जस्टिस है उससे स्वास्थ्य में रख सकते हो, और जीएस पेपर 3 में फूड सिक्योरिटी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, कुपोषण और पोषण के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। वही सेम चीज़ें हैं जो पहले बात कर चुके। और एक एडिटोरियल छपा, तो फिर वापस न्यूज़ में आ गया, तो हमने कहा कि वापस इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, की फाइंडिंग क्या है इसको देख लोगे जब आप यहाँ पे संकेतकों को। तो ऐसे ये बना दिया। ये थोड़ी पीडीएफ थोड़ी गड़बड़ा गई। बस इतना समझो कि जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब केवल जो 6 महीने तक के होता ना, 6 महीने से कम वाला, कि केवल और केवल माँ का दूध पीना, तो उसमें कमी आई। इसको भी देखिए क्यों कमी आई, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट जो मतलब जो माताएं हैं वो अधिकतर वर्क करती है ना, बाहर जाके वर्क करती, तो इतना बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। और वहाँ से वही है, जब उनको काम नहीं करेंगे वो 6 महीने तक, मान लो केवल बच्चे को देखेंगे, तो वहाँ पे नौकरी जाने का खतरा भी रह सकता है। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वहाँ पर कमी आई है ना, गिरावट देखी गई। और जो एडुकेट डाइट है, मतलब जो पर्याप्त भोजन है जो बच्चे को मिलने चाहिए, कि क्या होता है 6 महीने तक केवल माँ का दूध, और 6 महीने के बाद एक स्वस्थ भोजन मिले, माँ के दूध के साथ साथ स्वस्थ भोजन मिले, तो उसमें भी गिरावट देखी गई। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि 6 महीने तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, केवल माँ का ही दूध मिले बच्चे को, और 2 साल तक या उससे अधिक तक केवल माँ का दूध और पौष्टिक आहार मिले, सुरक्षित पौष्टिक आहार। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या कहा। ठीक है, और ये जो गिरावट देखी गई, उसमें कौन कौन सी कारण हो सकते हैं। तो शहरीकरण, ठीक है, डिब्बाबंद दूध यूज़ कर रहे हैं, कि सेरेलैक्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। कामकाजी माताएं काम करने जा रही, तो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पा रही। ऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो ठीक है, वहाँ पे लीव मिल जा रही, मैटरनिटी लीव। लेकिन अधिकतर महिलाएं किस में काम कर रही, वो असंगठित क्षेत्र जो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें काम कर रही, है ना। और जहाँ पे काम कर रही वहाँ पे क्रैच की सुविधा नहीं है। क्रैच एक ऐसी सुविधा होती है कि मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई जहाँ पे वर्क कर रही महिलाएं, वो अपने बच्चे को वहाँ पे दिन में 2 से 3 बार दूध पिला सके, वो तो ऐसा एक कमरा होता है, एक जगह होती, तो वो उसकी सुविधाओं की कमी है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि शहरीकरण और कामकाजी महिलाओं के कारण इस चीज़ में गिरावट आई, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में गिरावट आई, है ना। राइट। फिर यहाँ पे बताया कि बाजार में जो डिब्बाबंद दूध हैं और सेरेलैक हो गए, और भी कई सारी चीज़ें आ जाती कि ये खिलाओ बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा, तो उसका बाजार बढ़ता हुआ जा रहा। ठीक है, इंसान उसी पे रिलाई कर रहा, उसी पे विश्वास कर रहा। अच्छा नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं उनको अच्छा लग रहा है कि यार चलो बच्चे का पेट तो भरा हुआ है, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो गलत है। ठीक है, राइट। जो कृत्रिम दूध बनाया जा रहा है अभी आर्टिफिशियली, तो वो गलत है। जो माताओं का दूध है, मतलब जो उनके अपने बच्चे बच्चे को पिलाती हैं दूध, वो दूध सबसे बेस्ट होता है। ये डिब्बा बंद दूध एक तरीके के नुकसान करते हैं। और आपको मालूम है कि जो शुरुआत में जो बच्चा है, उसका उस टाइम पे दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप होता, तो उस समय उसमें पोषण की और माँ के दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। अच्छे खासे आहार की, पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती, ताकि उसका जो दिमाग है वो ज़्यादा डेवलप कर पाए। तो वही चीज़ यहाँ पे कंसर्न बताए हुए हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिससे वो गिरावट देखी गई यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में और आहार में। ठीक है, पूरक आहार की बात कर दी यहाँ पे। कई सारी क्या लिखा, 6 महीने के बाद बच्चों को क्या कितनी मात्रा खिलानी है, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में जागरूकता की भारी कमी है, इंसान में जागरूकता नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है खाद्य मुद्दा आपूर्ति एंड गरीबी। अब गरीबी इतनी है, देन जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा, जो भी पौष्टिक आहार की चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही, है ना। तो वही यहाँ पे एक रिलेशन बताया है गरीबी और फूड इन्फ्लेशन के अंदर। देन उसके बाद इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, वही कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और अंडरवेट। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग बता दिया कि उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई, वेस्टिंग मतलब ऊंचाई के हिसाब से वजन कम होना, अंडरवेट मतलब कम वजन होना। तो ये सब समस्याएं हो सकती है, ये कुपोषण की वृद्धि का एक कारण है। अब जब कुपोषण होगा तो आगे चल के बच्चा क्या होगा, बीमारियों घेर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये परिणाम में आता है बाल मृत्यु दर। अब बाल मृत्यु दर क्या होती, 3 चीज़ें होती हैं। एक तो न्यू नेटल यानी कि नवजात मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। तो नवजात जो होती है 28 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा मर रहा, तो वो नवजात मृत्यु के अंतर्गत आता है ना। शिशु मृत्यु दर वो 1 साल के अंतर्गत आता। बाल मृत्यु दर 5 साल। कोई बच्चा है जो 5 साल के पहले पहले डेथ हो गई बच्चे की, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं मिला, देन टीकाकरण नहीं हुआ उसका अच्छा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, 1000 बच्चों में कैसे कितने बच्चे हैं
जो 5 साल के पहले ही पहले उनकी मृत्यु हो जा रही, ठीक है। तो माँ का दूध बच्चे का पहला टीका होता। स्तनपान में कमी से बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता, बताया मैंने, जो इम्यूनिटी बनती है उसकी वो कम हो जाती है ना, तो बाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो जीवन के 1000 दिन होते हैं ना, वहाँ पे बताया मैंने मस्तिष्क सबसे ज़्यादा विकास करता। तो उसी समय अच्छे आहार की ज़रूरत है। अगर वो आहार नहीं मिलेगा, माँ का दूध नहीं मिलेगा, तो भविष्य में वो मानसिक क्षमता नहीं डेवलप हो पाएगी, भविष्य में वो उत्पादकता डेवलप नहीं हो पाएगी उसकी, राइट। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। आगे बात करेंगे इसमें सरकारी पहल, तो पोषण अभियान 2.0, ठीक है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पान कराने वाली महिलाओं को पोषण के परिणामों में सुधार करने के लिए एक माँ इनिशिएटिव है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, स्तनपान को बढ़ावा देने और माताओं को इसके फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, इसमें गर्भवती महिलाओं का और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं उनकी मजदूरी का नुकसान की भरपाई, है ना, अच्छा पोषण मिले उसके लिए नगद पैसा देना, कैश में पैसा देना, तो इसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट देखेंगे आईएमएस, जो मिल्क आ रहा ना बाहर, जो मार्केट में बिक रहा, जो सब्सिट्यूट्स आ रहे हैं, तो उन पे एक तरीके से सख्त कानून लेके आना, प्रतिबंध लगाने के सख्त कानून लेके आना कि भाई तुम किस तरीके से दे सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि शिशु दुग्ध विकल्प और शिशु आहार के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून की बात करी गई यहाँ पर। तो वो आईएमएस अधिनियम की बात करी, ठीक है। आगे की रहा जागरूकता बढ़ाना, आशा बहनें और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके उनके द्वारा उनके माध्यम से जमीनी स्तर पर काम करना, उनकी काउंसलिंग करना, ठीक है। जो भी डेटा हो, कितनी महिला सुरक्षित हैं, कितनी महिला स्तनपान करा रही, या कितनी प्रेग्नेंट है, उनके बारे में काउंसलिंग करना। और जो भी सुविधा मुहैया कराई जाती है सरकार के द्वारा, उसको डायरेक्ट किस कहाँ तक, उन तक पहुँचाना, उन महिलाओं तक पहुँचाना। फिर कानून का सख्त पालन हो, जो भी ये अधिनियम आया है ना, जो डिब्बा वन कानून, डिब्बा वन जो दूध बेच रहा है, आहार बेच रहा है, तो उस पर बैन लगाना, उन कंपनी जो जैसा भी विज्ञापन कर रही, मार्केटिंग कर रही है, उस पर रोक लगाना, ठीक है। मातृत्व लाभ का विस्तार करना, जो भी मैटरनिटी लीव है उसका पूरा पूरा देना, मतलब जो भी लीव लेती माता है उसको जो पैसा नहीं देते बहुत सी कंपनियां, तो उसको पेड मैटरनिटी लीव के अंतर्गत लेके आना। कार्यस्थल पर जो है, जो माताएं हैं दूध पिलाने वाली माताएं, तो वो क्रच की सुविधा हो, है ना, एक कमरे की सुविधा हो जहाँ पे अपने बच्चे को वो माता दिन में एक दिन में 2 से 3 बार अ, उसको स्तनपान करवा सकें, ठीक है। देन उसके बाद खाद्य सुरक्षा का विकेंद्रीकरण। अब क्या होता है, जब पीडीएस सिस्टम होता है ना, जो उसकी दुकानें होती हैं राशन की, तो वहाँ पे गेहूँ चावल मिलता, लेकिन भाई इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ और ऐड करो, जैसे मोटे अनाज हो गए, है ना, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, उनको भी ऐड करो, जिससे पोषण स्तर में सुधार आए, ठीक है, बच्चों के भी और माता पिता के भी। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया, यही सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताई हैं, अगर आप इसको बैक करके पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, जो है होमो इरेक्टस के जीवाश्म से अनुवांशिक रहस्यों का खुलासा। अभी क्या है, चीन के अंदर क्या हुआ, एक होमो इरेक्टस का वो जो जी वो है आपकी दांत हैं, वहां से क्या करा, वहां उसके जीन की कोडिंग करी गई, है ना, उसके जीन को पढ़ा गया, तो उसको देखते प्रोटीन से पढ़ा गया एक्चुअली, क्योंकि जीन तो खराब हो जाते हैं टाइम टाइम पे, है ना, समय के साथ। तो प्रोटीन जो है एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड से तो बनता ही है, तो एमिनो एसिड कहाँ से आते, वो डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है उसको। तो डीएनए जब इन्फॉर्मेशन देता है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की स्टडी से हमने क्या पता चला करा, एक डीएनए सीक्वेंसिंग को पता करा। तो वहीं यहाँ पे बताया हुआ कि हाल ही में नेचर पत्रिका और द हिंदू के अंदर अंदर भी ये खबर छपी कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, वहाँ पे हमें कई सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई, ठीक है। आज से 14 साल पहले हमने डेनिसोवन नाम का एक जो जीनोम है, मतलब डेनिसोवन नाम का एक जो हमारे पूर्वज थे, होमोसेपियंस के पूर्वज, तो उनके बारे में एक जीनोम का प्रकाशन हुआ था, क्योंकि ये विलुप्त प्रजाति थी, तो इसके बारे में स्टडी करी गई थी, ठीक है। तो किसी भी नई मानव प्रजाति का जीनोम नहीं खोजा गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो चीन में स्टडी करी गई कि होमो इरेक्टस के बारे में खोज लिया गया। तो 4 लाख साल पुराने होमो इरेक्टस के जीवाश्म दांत से आनुवांशिक जानकारी प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई। अब ये डीएनए से नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए तो समय समय पे ख़त्म हो जाते, खराब हो जाते, है ना। तो ये प्राचीन जो
प्रोटीन है उनकी स्टडी करी गई। अब इसको कहते हैं प्रोटियोमिक्स। क्या कहते हैं भाई? प्रोटियोमिक्स। ठीक है। या अब ये खोज क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पे कि प्राचीन डीएनए जो होते हैं वो मृत्यु के समय गर्मी या नमी के कारण नष्ट हो जाते हैं। बहुत ठंडी जलवायु के कारण इसको छोड़ दें, जो ठंडी जलवायु, तो 4 लाख पुराने जीवाश्म में जो हम डीएनए का सीक्वेंस कर रहे हैं ना, वो करना असंभव है, क्योंकि कई सारे डीएनए का चेन तो खराब हो गया होगा, है ना, उसके कई सारी चीज़ें खराब हुई होंगी, पता ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन नष्ट हो गई होगी। तो यहाँ पे पैलियो प्रोटियोमिक्स बताया ना कि प्रोटीन की स्टडी को कहते हैं प्रोटियोमिक्स। और क्योंकि हम 4 लाख साल पुराने प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं पैलियो प्रोटियोमिक्स। तो उसका उदय हुआ। तो डीएनए ना मिलने पे हमने दांतों में जो इनेमल होता, क्या होती, मानव की सबसे कठोर संरचना होती बॉडी की, इनेमल दांतों के ऊपर चढ़ा होता। ठीक है। तो वो उसी के अंदर जो प्रोटीन है उसका अध्ययन करा हमने। उस प्रोटीन से हमें सीधे डीएनए उत्पाद के बारे में पता चला, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि प्रोटीन बनते वो एमिनो एसिड से बनते, और एमिनो एसिड की जानकारी कौन देता? वो डीएनए देता। तो अप्रत्यक्ष तौर पे हमें जेनेटिक कोडिंग करने में मदद मिली। ठीक है। तो वहीं से यहाँ पे बता दिया मैंने पूरा किस तरीके से प्रोसेस करी इन्होंने, खोज करी। ठीक है। किस तरीके से प्रोसेस को अपनाया। तो इस नई तकनीक से प्राचीन जीवाश्मों के अध्ययन के द्वार खोल दिए, और प्राचीन डीएनए की पहुंच समय सीमा से बहुत दूर है, जो थी बहुत दूर थी। अब हम इस पे और ज़्यादा स्टडी कर सकते, तो होमो इरेक्टस के बारे में यहाँ पे स्टडी करी गई, वो यहाँ पे एडिटोरियल था, और किस प्रोसेस को अपनाया गया वो भी बता दिया मैंने। यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं करी गई, प्रोटीन की स्टडी करी गई। ठीक है। आपको क्या क्या निष्कर्ष निकले यहाँ पे? तो चीन में 3 अलग-अलग जगह स्थानों पर यहाँ पे होमो इरेक्टस के 6 दांतों को में एमिलोब्लास्टिन नामक एनेमल प्रोटीन को निकाला, उसकी स्टडी करी। ठीक है। उसके नीचे एक और टॉपिक यहाँ पे कि अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। लेकिन हाँ, अभी तो हम यहाँ पर होमो इरेक्टस के बारे में बात करें, तो उसी की अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। पहला कि होमो इरेक्टस जीवाश्मों में पाया गया, जिसमें अन्य मानव प्रजातियों में नहीं देखा गया। क्या कह दिया उन्होंने? ये है कि प्रोटीन में वैज्ञानिकों में केवल मार्कर मिले। ठीक है। एक मिनट, इसका दूसरा पॉइंट भी मैं पढ़ लूँ जरा। यह पूर्वी एशिया के होमो इरेक्टस का एक विशिष्ट आणविक पहचान है। देन दूसरे की बात करें यहाँ पे, दूसरा प्रोटीन एक डेनिसोवंस एशिया के अन्य विलुप्त प्रजातियों में से मिला। बस इतना समझो, यहाँ से जो स्टडी मिली अपन को, कहाँ गया वो, ये कॉन्सेप्ट बहुत मेन का। इंट्रोग्रेशन। इंट्रोग्रेशन मतलब जो भी स्टडी करी यहाँ पे इन लोगों ने, वो उसमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि होमो इरेक्टस ने जो भी संबंध बनाए, प्रजनन किया, ठीक है, वो केवल होमो इरेक्टस के साथ किया। मतलब उस टाइम पे जो भी वहाँ पे मानव थे, जैसे डेनिसोवंस उनके कंटेम्प्रेरी थे, तो उन टाइम पे इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हुई। क्या हुई? इंटरब्रीडिंग हुई, तो उसके जीन्स हमारे अंदर ही मिलते। ठीक है। बाद में डेनिसोवंस ने आधुनिक मनुष्य के पूर्वज के साथ अपने जीन्स साझा किए। हम लोग में भी इन चीज़ों के जीन्स मिलते, एशिया ओसनिया के जो लोग हैं वहाँ पर। इसका अर्थ है कि आज के कुछ आधुनिक मनुष्य में होमो इरेक्टस के साथ साथ, है ना, होमो इरेक्टस के भी जीन मिलते डेनिसोवंस के साथ साथ। तो इसमें ये बताया कि एक चेन नहीं है, जैसे हम चेन पढ़ते हैं ना कि ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, निएंडरथल, देन होमो सेपियंस सेपियंस। वो एक चेन नहीं है, बल्कि क्या है, एक जाल की तरह है। क्या है? एक जाल की तरह है। तो उसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो वो यहाँ पे बताया कि इंटरब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी आया। ठीक है। जीन का प्रभाव किस तरीके से हुआ, तो होमो इरेक्टस और डेनिसोवंस के बीच में जो इंटरब्रीडिंग हुई, उसके जीन्स हमारे अंदर आज भी, हमारे अंदर मतलब जो यहाँ के लोग हैं, विशेषकर जो साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया के लोग हैं, उनके अंदर मिलते हैं वो चीज़ें। ठीक है। मतलब होमो इरेक्टस के जो भी जीन्स हैं, अनुवांशिक गुण हैं, वो अप्रत्यक्ष तौर पर मौजूद हैं उनके अंदर। ठीक है। फिर होमो इरेक्टस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, प्रिंस के फैक्ट, कि ये सीधा खड़ा होने वाला पहला मानव है। तो सबसे पहले प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के बाद ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस, जिसने हाथ का यूज करना शुरू करा। ठीक है। और होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस वो मानव था, है ना, वो मानव था जिस सबसे पहले सीधे खड़ा होना शुरू हो गया, और इसने 2 पैरों पे जब चलना शुरू करा, तो अफ्रीका के बाहर सबसे पहले यही निकला। तो पहला मानव पूर्वज है जो अफ्रीका के बाहर निकल के यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कह रहा मैं, यूरोप हो गया और एशिया के कई क्षेत्रों में पहुंचा। ठीक है। समय की बात करिए तो 20 लाख साल पहले की बात है यहाँ पर। देन विशेषताएं, सबसे अपेक्षाकृत बड़ा मस्तिष्क,
आग पे नियंत्रण करना, ठीक है, जटिल जटिल पत्थर के औजार बनाना, ये सब इसकी विशेषताएं हैं, ये सब काम करता था वो। और दो पैरों पे चलने वाला था। जैसे इंडिया में बात करी जाए तो नर्मदा मैन, जो नर्मदा का मानव है, उसके जीवाश्म जो हैं वो होमो इरेक्टस के माने जाते हैं, है ना। लेकिन अभी स्टडी करी गई वो किसके है, वो होमो सेपियंस के जीवाश्म है, जो नर्मदा मैन कहते हैं उसके, जिसको अपन 1982 में खोजा गया था वो। ठीक है। फिर अन्य तत्व देख लो। डेनिसोवंस क्या है हमारे, जस्ट सबसे ज्यादा हम जीन शेयर करते हो डेनिसोवन से। निएंडरथल की तरह यह भी एक विलुप्त मानव प्रजाति है। जिस तरीके से होमो इरेक्टस ये सब थे, उसी तरीके से ये विलुप्त मानव प्रजाति है, जिसके अवशेष साइबेरिया से लेकर तिब्बती पठार तक मिले, चाइना आइना सब कुछ कवर करते हुए। ठीक है। पैलियोजेनोमिक्स बता दिया मैंने, यहाँ पे प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया जाता। ठीक है। और पैलियो प्रोटियोमिक्स क्या होता, उसमें प्रोटीन की स्टडी करी जाती पुराने। इंटेरोग्रेशन माने क्या होता, अलग अलग प्रजाति क्या करती, अंतर प्रजनन करती, इंटरब्रीडिंग करती। तो एक यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंटरब्रीड निकल के आती, तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इंट्रोग्रेशन। ठीक है। जब दो अलग अलग प्रजातियों के बीच बार बार अंतर प्रजनन के माध्यम से एक प्रजाति के जीन दूसरी प्रजाति में जीन पूल बन जाए, है ना, कि उसमें वो प्रभाव दिखाई देने लगे दूसरी प्रजाति में, जो भी प्रोडक्ट निकल के आया है ना, इंटरब्रीड निकल के आई, तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि उसको स्थायी रूप से आ जाते वो चीज़ें, जीन पूल बन जाता। उसी प्रोसेस को हम इंट्रोग्रेशन कहते हैं। बस मोटा मोटा ध्यान रखना कि इंट्रोग्रेशन प्रोसेस होती क्या है। निष्कर्ष के बारे में बात कर दी यहाँ पर, कि जो भी यहाँ पे होमो इरेक्टस की स्टडी करी गई है ना, तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, उसमें यही बताया कि जो हम आज तक मानते हुए आए ना कि स्ट्रेट लाइन में है, कि ऑस्ट्रोपिथेकस देन होमो हेबिलस देन उसके बाद होमो इरेक्टस, तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये जाल हैं। जाल कैसा, कि डेनिसोवंस का होमो इरेक्टस के साथ संबंध, ठीक है, निएंडरथल के साथ संबंध, तो ये एक पूरा जाल बना रहे हैं यहाँ पे, कि एक उलझा हुआ जाल है जहाँ पर विभिन्न प्रजातियां एक ही समय पर धरती पर मौजूद थी। ठीक है। और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग भी हुई, उनके बीच में आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान भी हुआ। तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो पैलियो प्रोटियोमिक्स है इसने समझाया हमें, जो भी स्टडी हुई नहीं। ठीक है। मानव इतिहास के उस अंधेरे युग पर प्रकाश डालता है जहाँ पर डीएनए का विज्ञान काम नहीं करता। तो पैलियो प्रोटियोमिक्स के बारे में भी देख लिया हमने, क्या होता है जहाँ पर डीएनए काम नहीं करता, डीएनए के जो सबूत होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर पैलियो प्रोटियोमिक्स काम में आती, प्रोटीन की स्टडी काम में आती। अब प्रोटीन कहाँ से निकाला इन लोगों ने, चीन के वैज्ञानिकों ने, वो दांत से निकाला। कहाँ से, दांत से, दांत के इनेमल से। तो ये पूरा आज का ताना बाना था द हिंदू का, जो मेन मेन न्यूज़ थी द हिंदू की, वो पूरी बता दी यहाँ पर मैंने। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।